हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई यूनिट के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। गैसेस स्टेट पार्ट वन हमने आपको बता दिया था। पार्ट वन में हमको क्या क्या पढ़ाया था हमने, अगर हम आपको रिमेंबर करवाएं तो पार्ट वन में जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने बात करी थी काइनेटिक गैस थ्योरी की और काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने वहाँ पर प्रूफ करी थी। तो आज पार्ट टू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे सीखेंगे, तो आओ सीखें। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कुछ गैस लॉज की, गैस के नियम, गैस लॉज। और गैस लॉज से रिलेटेड जो हम बात करेंगे, गैस लॉज करेंगे और साथ ही साथ गैस लॉज को डिराइव भी करेंगे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से या काइनेटिक गैस थ्योरी से। जो काइनेटिक गैस इक्वेशन PV = 1/3 mnv² हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करी थी, उसी से हम इसे आगे बढ़ा करके गैस लॉज पे बात कर रहे हैं। तो गैस लॉज में पहला गैस लॉ की हम बात कर लेते हैं, जिसमें है आपके पास बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को याद रखने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि किसी भी चीज़ को बॉयल करने के लिए क्या देना होता है, टेम्परेचर। तो आप सबसे पहले इस लॉ को याद रखने के लिए, ये तभी काम करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वैसे भी आप सोचो कि अगर आप बल्कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V करो, वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे तो किसी गैस का वॉल्यूम कम होता है। हेनरी ने भी ये कहा था कि हेनरी अंकल ने ये कहा कि अगर आप गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गैस भरी है, आपने उस पर प्रेशर लगाया तो गैस लिक्विड में बदलती है कंप्रेस करने पर। तो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके अगर बोलूँ तो P प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा K/V। तो मैं इसे ये कह सकता हूँ PV = K या PV = कांस्टेंट। तो PV = कांस्टेंट ऐसे भी कह सकते हो, या तो आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो। अब हम इसको डिराइव भी करेंगे साथ ही साथ। तो डेरिवेशन जो हम करेंगे वो काइनेटिक गैस इक्वेशन से प्रूफ करने वाले हैं हम इस चीज़ को। तो कैसे करेंगे, आओ सीखें। तो ये तो गैस लॉ तो यही हो गया। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। किसी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और PV = कांस्टेंट ऐसे भी कह सकते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन हो गई। और अब हम इसको डेरिवेशन देखेंगे तो हम कैसे करेंगे। वी नो दैट, हम बहुत समझदार हैं और हम जानते हैं, वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट अकॉर्डिंग टू 5th पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे उसमें हमने पांचवा या पांचवा पॉइंट लिखवाया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के होती है। वहीं से हम उसी का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ½ mv² होती है, तो हम इसको mnv² पढ़ लिया हमने इसको। तो mnv² पढ़ेंगे तो इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। मैं इसमें 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया हूँ ताकि मैं कुछ बना सकूँ। तो हम जानते हैं 1/3 mnv² PV होता है, क्योंकि काइनेटिक गैस थ्योरी से PV हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में, PV = 1/3 mnv² होता है। तो ये जब हम करेंगे तो 1/3 mnv² की जगह तो हम क्या रख देंगे, 3/2 तो आगे से रहेगा, 3/2 PV = KT। और आगे बढ़ाएं इसको तो PV = 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 2/3 KT। तो अगर हम इसे और आगे देखें तो 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट। तो ये जो पूरा का पूरा ये चीज़ है, इसे हम एक नया पूरा कांस्टेंट पढ़ सकते हैं। और कांस्टेंट को हम, अगर आपके पास T भी अगर कांस्टेंट हुआ, अगर सोचो कि कभी अगर T वेरी करेगा तो अलग बात है, अगर T कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो हम यहाँ पे से इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इस इक्वेशन चलो 1 ही पढ़ लेते हैं। इक्वेशन 1, इट इज़ क्लियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। PV की वैल्यू क्या आने वाली है, कांस्टेंट आएगी। तो PV कांस्टेंट आ जाएगा अगर T कांस्टेंट होगा तब। तो हम यहाँ पर से इसे ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। और हमने आपको ये जो लॉ था वो हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं। तो
इसी को मैं यहाँ पर से ही, इसी इक्वेशन से ही आपको ये सब बॉयल्स लॉ को छोड़ो, आप यहीं से प्रूफ करोगे। और इस देखो 2 कांस्टेंट था, 3 कांस्टेंट था, k कांस्टेंट था, मैं ऐसे एक नया कांस्टेंट पढ़ लेता हूँ और जिसे PV इक्वल टू R कह देते हैं। ये चीज़ तो प्रूफ हो गई, ये तो हमारा हो गया। मैं अलग से बता रहा हूँ कि मैं इस 2/3 की जगह अगर एक नया कांस्टेंट R पढ़ लूँ तो हम PV इक्वल टू RT बन जाती है, और n मोल्स के लिए PV इक्वल टू nRT बन जाती है, जिसे हम बहुत अच्छे से आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन प्रूफ करना हो कहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन प्रूफ करनी हो कहाँ से, इसकी हेल्प से, तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में ही मैंने आपको 2 डेरिवेशन बता दिए, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, और इसी यहीं से आगे बढ़ा करके PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस को भी डिराइव किया जा सकता है। सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा। अब हम दूसरे लॉ पे बात करेंगे। बॉयल्स के बाद सेकेंड लॉ हम यहीं पे बता देते हैं आपको, यहीं पे मॉडिफाई करके हम लिख रहे हैं इसे, चार्ल्स लॉ। रिस्पेक्ट से ले, आई एम ऑल्सो चार्ल्स, आशीष चार्ल्स। सो ये मेरा नियम नहीं है, चार्ल्स ने दिया है, चार्ल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये लॉ क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये लॉ है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तो लिक्विड भी होगा, तो वेपर बनेगा, तो वेपर बन के गैस बनती रहेगी और गैस बनती चली जाएगी, तो आपका वॉल्यूम ने सिंपली बढ़ना ही है, तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो और आगे अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट k, तो v इक्वल टू KT या v अपॉन T इज इक्वल टू k कह दो कांस्टेंट, या k कह दो या कांस्टेंट कह दो, बात एक ही है। तो आपको ये प्रूफ करना है, यही आपका लॉ हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं सेम टू सेम। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोला भी था कि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी गैस लॉज जनरली इसी वाले लॉ से प्रूफ हो जाते हैं। तो हम इसी इक्वेशन को फिर से ये जो मैं लिख पा रहा हूँ, ये कहाँ से लिख पा रहा हूँ, जो मैंने काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ाई थी उसका एक चौथा या 5वें नंबर का पॉइंट होता है। बुक में 5वें नंबर पे लिखा होता है, जनरली मैंने शायद चौथे पॉइंट पे लिखवाया हुआ था ये पॉइंट, कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये जो मैं लिख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, ये कह सकते हैं। तो फिर से वही चीज़ देखो, हाफ mn v स्क्वायर इक्वल टू KT आता, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाता, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, मोल के लिए mn v स्क्वायर पढ़ लेंगे, इक्वल टू KT पढ़ लिया। फिर से हमें 3 से ऊपर और 3 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया जैसे अभी किया था। इसकी जगह फिर से हम क्या पढ़ लेंगे, PV पढ़ लेंगे, और ये क्या रहेगा 3/2। अब आप ये भी देखो कि आपको किस किस के टर्म में लेके आना है। तो आप यहाँ से देखो तो v अपॉन टी को कांस्टेंट प्रूफ करना है, तो आप यहाँ तक तो आप ये कर ही लोगे, यहाँ तक तो आपने डिराइव कर ही लिया जैसे आपने किया था यहाँ पे। इसी इक्वेशन को मैं यहीं पे आगे बढ़ा रहा हूँ और इसी में यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। यहीं पे क्लियर करने के लिए हम इसी से आगे बढ़ेंगे। तो इससे आगे बढ़ने के बाद देखो क्या होगा, v और t को एक तरफ रख लेते हैं, v अपॉन t को मैं यहाँ ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/3 k और अपॉन में p। तो ये एक इक्वेशन आई है हमारी। अब आप ये सोचो कि अगर आपके पास 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट और अगर p कांस्टेंट हुआ, तो अगर p कांस्टेंट होगा तो v अपॉन टी की वैल्यू पूरी की पूरी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि सबके मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं इस इक्वेशन से, एट कांस्टेंट प्रेशर v अपॉन टी विल बी कांस्टेंट। v अपॉन टी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ कर लिए हैं। अभी हम आपको 3 लॉस पे बात कर चुके हैं, 3 लॉ को प्रूफ कर चुके हैं। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन प्रूफ कर चुके हैं, पहला हमने बॉयल्स लॉ प्रूफ किया, तीसरा हमने चार्ल्स लॉ भी हमको प्रूफ करके दिखा दिया। अभी और गैस लॉ पे हम बात करने वाले हैं आगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से और फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम आपके पास अगले वाले गैस लॉ पे बात कर लेते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो अब हम तीसरा लॉ हम प्रूफ करने वाले हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और अब हम बात कर रहे हैं आपका एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहते हैं, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगाड्रोस लॉ भी कह सकते हैं। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगाड्रोस लॉ कह दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है,
मैं आपको सिंपली इसे समझाता हूँ कि अगर आपके पास सपोज़ 2 कंटेनर में 2 गैस भरी हुई हैं, सपोज़ इसमें A गैस है और सपोज़ इसमें B गैस है, इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो है पहली वाली गैस के वो स्मॉल n1, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 और आपके पास वेलोसिटी वॉल्यूम हो गया स्मॉल v, वेलोसिटी V1 हो गई। वो बुक्स में U लेटर यूज़ कर लेता है, हम V1 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सेम ना लगे, ये मैंने स्मॉल में बनाया, ये मैंने कैपिटल में बनाया है। इसमें दूसरा N2, वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 और वॉल्यूम अगर वेलोसिटी V2 हो तो अगर आप और टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर यहाँ T2 हो तो इसका नियम ये है कि इफ़ दोनों अलग अलग गैसेस, देखो अगर क्या है आपको मैं बता दूं पहले, इफ़ दोनों के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम P1 इक्वल टू P2 हो, वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 हो, वॉल्यूम है ये, वेलोसिटी नहीं है, और टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 अगर होगा, अगर किसी 2 अलग अलग कंटेनर में भरी हुई गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होंगे, देन N1 इक्वल टू N2 ऑल्सो, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपको बताना है कि ये कैसे होगा या ऐसे क्या होता है, क्यों होता है। तो हम अगर ये गैसेस सेम है, हो सकता है A और B एक ही गैस हो, तब तो देखो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होने ही थे। लेकिन अगर अलग अलग गैसेस भी होती है तो अवोगाद्रो लॉ ये कहता है कि अगर किसी 2 अलग अलग गैसेस का अलग अलग कंटेनर में भरी हुई 2 अलग अलग गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हुआ तो इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं। आपको ये प्रूफ भी करके दिखाना है। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन हो गई, स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर गैस A, या A नाम दिया है तो हम A गैस के लिए बोल रहे हैं, या इसको 1 गैस मान लेते हैं, फर्स्ट गैस मान लेते हैं, 1 गैस मान लेते हैं और इसको सेकंड पढ़ लेते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं PV इक्वल टू 1/3 mnv² होता है, PV इक्वल टू 1/3 mnv² होता है। क्योंकि आप पहली वाली गैस के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर एक टर्म और यूज़ कर लेंगे m1 मास, और इसका मास m2 होगा। तो ये पहले आपको लेना पड़ेगा, लेट m1 क्या है, v1 क्या है, ये सारी चीज़ें। तो पहली वाली गैस के लिए वो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, m1 n1 और v1² हो गया, इक्वेशन नंबर 1 फॉर फर्स्ट गैस। फॉर गैस B या सेकेंड, जो भी मानना है आप पे डिपेंड करता है, फॉर गैस B पढ़ लेते हैं। चलो, तो क्या होगा, ये जो मैं लिख पा रहा हूँ ये क्या से लिख पा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है ये PV इक्वल टू 1/3 mnv², ये हमने फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ किया था। इसी को बेस मान के सारी इक्वेशन, सारे गैस लॉज हम उसी से प्रूफ कर रहे हैं। और क्या क्या देखेंगे दूसरी वाली गैस के लिए, P2 V2 इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2², इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपका लॉ तब काम करेगा जब ये चीज़ें इक्वल होंगी। तो मैंने माना इफ़ P1 इक्वल टू P2 एंड V1 इक्वल टू V2, अगर P1 P2 के बराबर और V1 V2 के बराबर है, T1 भी है उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अगर ये दोनों चीज़ें बराबर है तो मैं इसकी जगह दिस इम्प्लाइज P1 V1 की जगह में P2 V2 भी लिख सकता हूँ। इट इज़ क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, और इसको मैं थर्ड पढ़ लूँ अगर, तो एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से P1 V1 इसके बराबर था, P2 V2 सेकेंड इक्वेशन से इसका बराबर है, और P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 m1 n1 v1² इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2²। इसको फोर्थ इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और जब हमने इसको फोर्थ इक्वेशन पढ़ा है तो नाउ फोर्थ इक्वेशन पढ़ने के बाद अभी हमारा जो प्रूफ करना था ये नहीं आया है, तो अभी हमने 2 ही कंडीशन अप्लाई करी, तीसरी कंडीशन नहीं अप्लाई करी, ये वाली। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस थ्योरी के पॉइंट से हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सारी चीज़ें हम यहीं से प्रूफ कर रहे थे, इसका भी यूज़ कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, kT हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आपके पास टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर T1 और T2 सेम था, तो आपके पास फर्स्ट गैस के लिए फर्स्ट
फर्स्ट गैस के लिए हाफ फॉर फर्स्ट गैस, चलो मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ फॉर समझाने के लिए आपको। फॉर गैस ए गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर, और फॉर गैस बी सेकेंड गैस के लिए हम यहीं पे आपको बता देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड वाली गैस का 1/2 m2 और v2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं। तो अभी आप बताओ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थी और टेम्परेचर सेम था, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी। तो चूंकि T1 इक्वल टू T2 है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड गैस, सो दिस इम्प्लाइज कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट वाली गैस का और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड वाली गैस या बी गैस का भी सेम होगा। अब सेम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। कहाँ से, इन दोनों को इक्वेट करके रख दिया हमने। अब इसको नई इक्वेशन पढ़ लेते हैं, इक्वेशन नंबर 6। अब बस हो गया फाइनली जो हमें प्रूफ करना था। 4th डिवाइडेड बाय 6th। नाउ इक्वेशन नंबर 4th डिवाइडेड बाय 6 वी गेट, क्या मिलेगा, ऊपर क्या है 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर अपॉन 6 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, लेफ्ट वाला डिवाइड किया राइट वाला 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई जो आपका बचा n1 इक्वल टू n2 फाइनली आपने प्रूफ कर दिया। तो आपको यही प्रूफ करना था और आप कर चुके हैं। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी हम इस पर आगे बात करने वाले हैं नए वाले लॉ के साथ। सो अब हम नए वाले गैस लॉ पे बात करने वाले हैं, जो है हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम्स डिफ्यूज़न लॉ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इस पे हम बात करने वाले हैं ग्राम्स डिफ्यूज़न लॉ। इस लॉ में क्या होता है अब हम उसे देखते हैं। ग्राम्स डिफ्यूजन्स लॉ, तो ग्राम्स डिफ्यूजन्स लॉ क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम किसी गैस को छोड़ दें तो हमें पता है गैस मूव करती है, काइनेटिक पोस्टुलेट थ्योरी हम सब जानते हैं। तो वो मूवमेंट करते हैं गैस के पार्टिकल, और जितना ज़्यादा वो मूवमेंट करेंगे तो गैस की जो मूव करने की जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। द वेलोसिटी ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये आपका लॉ है। ये तभी काम करता है जब आपके पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर ये काम करता है आपका, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर आपका ये लॉ प्रूफ करेंगे। हम कैसे करेंगे उसे हम देखते हैं। तो अभी हम उसी चीज़ को हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। तो ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने जैसे आपको बताया कि डेरिवेशन या उसका स्टेटमेंट क्या है, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं होगी तो अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगी डेरिवेशन में। तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, PV, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn/v स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन हो गई। हमें वो प्रूफ करना है, तो हमें पता है कि मुझे एक तो ये वाला टर्म चाहिए वेलोसिटी वाला। डेंसिटी यहाँ है नहीं, डेंसिटी कैसे करेंगे उसे भी देखते हैं। 1/3, इस mn को हम कैपिटल M पढ़ लेते हैं टोटल मास के रिस्पेक्ट में। m मास है n मोल्स का, तो इसे हम टोटल M पढ़ लेते हैं, टोटल मास कह सकते हैं, और इसकी जगह वेलोसिटी v आ गया। तो वेलोसिटी निकालना है हमें, तो वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 3pv अपॉन कैपिटल M। मैंने इसे रैशनलाइज कर लिया, 3 यहाँ चला गया, आपका m नीचे आ गया, बस वही हो गया। आगे इसको बढ़ाएं और, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3p अपॉन, क्या मैं इसको m अपॉन v लिख सकता हूँ। इस v को मैं नीचे ले गया, तो अब मैं v को अगर मैं इसे रैशनलाइज करूँ तो सीधे सीधे इसे ऊपर लेके से आ सकता हूँ, बट मैंने जानबूझ के इसे ऐसे लिखा है क्योंकि हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं, और जब क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं तो वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू 3p
अपॉन डेंसिटी डी आ जाएगा। कैपिटल लो या स्मॉल लो आप पे डिपेंड करता है, कोई सा भी टर्म, चलो कैपिटल दिखा देते हैं। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। पहली बात तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो ये बचेगा और इधर ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से प्रोपोर्शनल हो जाएगा और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन से आपका ये 3p अपॉन डी आ जाएगा और वो भी विद अंडर रूट के साथ। अब आप ये देखो, अभी प्रोपोर्शनल भी नहीं हटाना तो आप बस सिंपली ऐसे लिख सकते हो और आपके पास 3p अपॉन डी और स्क्वायर रूट आ गया। अब आप देखो 3 कांस्टेंट और p कांस्टेंट, तो 3 कांस्टेंट और p कांस्टेंट, क्योंकि p कांस्टेंट था, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट था, तभी इस लॉ ने लगना था। तो अगर ये प्रेशर कांस्टेंट होगा तो 3p पूरा कांस्टेंट हो गया। तो उस कांस्टेंट को मैं इन्वर्सली वाले साइन से हटा रहा हूँ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, इक्वल टू का साइन नहीं, हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लिखना था, उसकी जगह मैं 3p लिख सकता हूँ अंडर रूट के साथ। तो उसे हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले साइन से क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब हम यहाँ पर आपके जितने गैस लॉस थे वो हम सारे प्रूफ कर चुके हैं। हम कौन कौन से लॉ पे बात करी हमने, बॉयल्स लॉ, आपका चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस लॉ हो गया आपका, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ रह गया अभी, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। इसे कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी देखते हैं, एक ये लॉ छूट गया। और अभी हमने ग्राम्स डिफ्यूज़न लॉ प्रूफ कर लिया। ये चीज़ें हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं। शॉर्ट समरी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ग्राम्स डिफ्यूज़न लॉ। और एक और भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी या एन आर टी एन मोल्स के लिए, वो भी हमने यहाँ पे से इतने सारे गैस के नियमों को ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देती है। कौन सी वाली, सब कुछ हमने यहाँ से प्रूफ किया है। और ये कहाँ से प्रूफ किया था, काइनेटिक गैस थ्योरी से किया था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जल्दी से मैं आपको डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ के बारे में बात करता हूँ। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होता है उसे हम देखेंगे, आओ सीखें। तो सपोज कोई कंटेनर है, उसमें सपोज ए, बी और सी 3 गैस है, 3 नहीं है, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, एन मोल्स, एन गैसेस हो सकती हैं। मैं सपोज आपको समझ आने के लिए 3 गैस लेके जा रहा हूँ। सभी गैस का, एवरी गैसेस एग्जिबिट्स इट्स ओन प्रेशर, ये भी एक पॉइंट था। सभी गैसेस का अपने अपने खुद का प्रेशर होता है। जैसे इसका इंडिविजुअल प्रेशर पी, इसका इंडिविजुअल प्रेशर पी और इसका इंडिविजुअल प्रेशर PA। तो टोटल प्रेशर किसी कंटेनर में प्रेजेंट जितनी भी गैस होंगे उनका टोटल प्रेशर आएगा उनके इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम से। तो टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल और पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड C, A, B और C के पार्शियल प्रेशर के सम से दिया जाता है। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ को। तो उसी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम एक चीज़ ध्यान रखने वाले हैं, तो हम वो कैसे करेंगे, आओ उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर इसी पॉइंट का फ़ायदा उठाएंगे जो हमने पॉइंट सीखा था, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। और हमने यहाँ पे देखा था 1/3 mnv², या हाँ mnv², ये आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। ये पहली वाली गैस के लिए था काइनेटिक एनर्जी। और जब हम इसे प्रूफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जीज जो होगी सभी गैसेस की टोटल एनर्जी जो आएगी वो काइनेटिक एनर्जीज के सम के। आओ इसे सीखें। तो इसे सीखने के लिए हम आपको बताते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो KT आता है। तो ये गैस लॉ तब लगता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो किसी गैस का टोटल प्रेशर उसमें प्रेजेंट इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल, क्योंकि उसमें सपोज 3 मॉलिक्यूल है, वैसे तो n मोल्स होंगे। तो सपोज हमने 3 ही पढ़े तो Ke1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Ke2 प्लस पहले मोल n 3 मोल थे, पहले वाले मोल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे मोल की और तीसरे मोल की, सबको ऐड करूँगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरी निकल जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mnv² होगा। टोटल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको mnv², जहाँ पे v² वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहा है आपको।
और यहाँ पर 1/2 m1n1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2n2v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m1m3n3v3 स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आ गया। तो मैंने सभी जगह 3 से ऊपर नीचे, 3 से ऊपर नीचे, हमें पता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ता, और यहाँ पर भी मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है मुझे इससे डिराइव करना था और ये वाले टर्म्स मुझे चाहिए नहीं, प्रेशर के टर्म्स में चाहिए। तो मैं इसकी जगह शायद 3/2 तो कॉमन आ गया, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PV, क्योंकि PV = 1/3 mn/v² होता है। इसी से हम यहाँ पर से फिर से ही 3/2 और इसको P1, क्योंकि प्रेशर पहली वाली गैस क्या था और वॉल्यूम V1 था, P1 इसकी जगह वैसे तो PV लिखना था, पर P1 V1 पहली वाली गैस के लिए लिख रहे हैं हम P1 V1। फिर से 3/2 P2 V2 प्लस 3/2 P3 V3, ये आ गया आपका। तो 3/2 PV = 3/2 सबसे कॉमन किया, तो आपका ये बचेगा P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3। ये जब हमने सब कर लिया तो यहाँ पर से V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V1 V2 V3 जो भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि सारी गैस को जब मैं मिला दूंगा तो सारा वॉल्यूम क्या था, हमने पहले ही बोला था कांस्टेंट था, तो सबका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे से आगे बढ़ाएं इसको, तो 3/2 PV = 3/2 पहले तो मैंने सबसे कॉमन कर ही दिया इससे, और मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख लूँगा, P1 V प्लस P2 V प्लस P3 V, और वॉल्यूम सबसे कॉमन करेंगे तो 3/2 PV = 3/2, V भी कॉमन हो गया सबसे, तो अंदर क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, और वॉल्यूम V कॉमन, V से V कैंसिल, 3/2 से 3/2 कैंसिल। टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो यही आपका डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ होता है। किसी भी गैस में किसी कंटेनर में कोई गैस भरी है तो उसका टोटल प्रेशर, उनमें प्रेजेंट जितनी भी गैस होंगी, यहाँ तो मैंने 3 ही मॉलिक्यूल लिए, 3 मोल लिए, अगर आपके पास 4 होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे अगर 10 मोल होते तो 10 बार तक लिखता रहता। n मोल से तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस ... Pn, इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, और हमने प्रूफ करके दिखाए सारे गैस लॉज। हमने आज की वीडियो में आपको इतने सारे लॉज पे 1 2 3 4 5 लॉज भी पढ़ा दिए, और लॉज के साथ साथ 5 क्यों, ये भी थी एक छठवां, सारे लॉज भी पढ़ा दिए, डेफिनेशंस पढ़ा दिए, उनके डेरिवेशंस भी पढ़ा दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ का, जिस वीडियो पे आज हमने बात करी है। और बाकी हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।